आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रौलट एक्ट के विषय में, जो कि सन 1919 में आया था। और इसी रौलट एक्ट के कारण पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके कारण जालियांवाला बाग जैसी घटना घटित हुई थी। तो क्या था ये रौलट एक्ट, इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा रौलट एक्ट। तो ये जो रौलट एक्ट है, इसकी शुरुआत होती है 1917 से। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सर सिडनी रौलट। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, सर सिडनी रौलट। सर सिडनी रौलट। तो इसकी अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी गठित की जाती है। इस कमेटी को गठित करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो देखिए, इस समय भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो रही थी, बढ़ रही थी। तो अंग्रेज जो है चिंतित थे। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो है काफी सारे नेताओं ने, चाहे वो उदारवादी हो चाहे वो उग्रवादी हो, सबने जो है ब्रिटिश सरकार का शुरू में समर्थन किया, लेकिन बाद में जो है थोड़ा सा उग्र रूप धारण करना लगे। होम रूल आंदोलन शुरू हो जाता है। इसके अलावा भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो भी बड़ी तेजी से फैल रहा था। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक चिंता का विषय था। तो इन्हीं सब चीजों को जांचने के लिए, समझने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी गठित की गई। चूंकि इस कमेटी के अध्यक्ष सर सिडनी रौलट थे, तो इसको जो है रौलट कमेटी के नाम से जाना गया। और बाद में जब ये कानून बना, फिर इसको रौलट एक्ट बोला जाता है। तो अब ये लोग जो है अपना जांच पड़ताल करते हैं और 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कब रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1918 में। और इनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, उसमें भारत में किस तरह से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई, उसको जो है इन लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखा था। मतलब देखो, सत्य है, हुआ था वो सब। जैसे कि महाराष्ट्र में जो वासुदेव बलवंत फड़के, उन्होंने जो है सबसे पहले क्रांति की थी, उसका जिक्र भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा 1897 में चापेकर बंधुओं के द्वारा जो पूना के कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी गई थी, तो उसका जिक्र भी इन्होंने किया है। और इस कमेटी में बोला गया है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी घटनाएं हुई और कमिश्नर रैंड की हत्या भारत में अंग्रेजों की पहली राजनीतिक हत्या है, ये भी इनके द्वारा बोला गया। तो कुछ घटनाओं को ना थोड़ा सा क्रूर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई इस कमेटी की जांच में। मतलब कि हमारे क्रांतिकारियों ने उस घटना को अंजाम तो दिया, ठीक है, दिया था, लेकिन इस कमेटी के द्वारा उन क्रांतिकारियों के द्वारा जो हत्या की गई थी, उसको बड़े क्रूर तरीके से, क्यों उन्होंने एक तरह से वो मर्डरर थे, खूनी थे, इस तरह दिखाने की कोशिश की गई थी। मतलब उनको आतंकवादी, खूनी, हत्यारा ऐसे दिखाने की कोशिश की गई थी इस कमेटी की जांच रिपोर्ट में, जो कि 1918 में आई थी। तो ये सारा कुछ था, किस तरह से ये पनप रहा है, कहां तक ये फैला हुआ है, किस तरह से राष्ट्रवादी गतिविधियां आगे बढ़ रही है, इसमें जो है सारा कुछ जांच में दिया हुआ था। इसके अलावा इस कमेटी की रिपोर्ट में इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, इसके लिए भी काफी सारे सुझाव दिए गए थे। और इन्हीं सुझावों के आधार पर इस जो एक्ट, जो कमेटी बना था, इसके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे, जो अनुशंसाएं की गई थी, उसके आधार पर फरवरी 1919 में, कब? फरवरी 1919 केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा, जो केंद्र में जो व्यवस्थापिका थी ना उस समय, जो केंद्रीय विधान परिषद, तो उसके द्वारा फरवरी 1919 में ये जो कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक अधिनियम पारित किया जाता है, जो कि 18 मार्च 1919 को कानून बन जाता है। कब? 18 मार्च 1919। व्यवस्थापिका से कब पारित हुआ था? तो फरवरी 1919 में। और 18 मार्च 1919 को ये जो है एक कानून बन जाता है। और इस कानून को हम किस नाम से जानते हैं? रौलट एक्ट। ये जो अधिनियम पारित हुआ था, इसको जो है रौलट एक्ट या फिर रौलट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रौलट एक्ट 1919।
ये रॉलेट एक्ट के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि जो समिति बनी थी, जो कमेटी बनी थी, वो सर सिडनी रॉलेट के नाम से, तो इसी के नाम से जो है इसको रॉलेट एक्ट के नाम से ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ। वैसे इसका सरकारी नाम भी था, यही नाम नहीं था, सरकारी नाम इसका अलग से था। हर अधिनियम का एक सरकारी नाम होता है, थोड़ा सा वो लंबा चौड़ा होता है, तो कई बार जो है ऐसे नामों से वो जाना जाता है। जैसे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था ना, उसको मॉन्टफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। 1919 का भारत शासन अधिनियम वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। वैसे ही रॉलेट एक्ट, इसका जो असली नाम था वो आप लोग नोट करिएगा, अराजक, थोड़ा सा लंबा है, आपसे पूछा जा सकता है हिंदी में, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। तो ये इतना लंबा, इसका क्या असली नाम, सरकारी नाम, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, जो कि आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, द एर्नाचिकल, मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, माफी चाहूंगा, द एर्नाचिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। तो ये आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, तो वो भी आप लोग नोट करिएगा। हिंदी में ये अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसको जो है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट में था क्या क्या, तो देखिएगा, इस एक्ट के अनुसार अब जो है ब्रिटिश सरकार को कुछ ऐसे अधिकार मिल गए जिसके तहत वो किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे। और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको यह जानने का अधिकार नहीं था कि उसके खिलाफ किसने अपराध पंजीबद्ध किया है, मतलब कि किसने उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाया है। भाई एफआईआर लिखने विखने का कोई झंझट ही नहीं था। इस एक्ट के तहत पुलिस वालों को, सरकार को किसी के भी ऊपर शक होगा, मान लो महात्मा गांधी, वो जो है आंदोलन शुरू करने वाले हैं, तो केवल संदेह के आधार पर उनको जो है उठा लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी वारंट जारी नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, कोई वारंट जारी नहीं होगा। कोई दूसरा व्यक्ति, जो जैसे आज होता है ना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाएगा, तभी तो उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करेंगे ना, फिर उसके बाद उसका वारंट जारी होगा, फिर उसको गिरफ्तार करने जाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ वारंट है, तो वो प्रॉपर कागज होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई वारंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं। किसी भी व्यक्ति पर कोई भी संदेह है कि ये जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल है या फिर एक क्रांतिकारी है, तो उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति को जो है मुकदमा चला करके उसको जेल में डाला जा सकता था, और वो जो है किसी भी प्रकार का कोई वकील नहीं कर सकता था, और उसके ऊपर जो मुकदमा चलाया जाएगा उसका जो भी फैसला आएगा, जो भी निर्णय होगा, उसको मानना होगा। वो जो है उसके विरुद्ध किसी भी दूसरे न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है, अगर इस एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो मतलब कि उसको जो है कहीं भी अपील करने का अधिकार नहीं था, वकील करने का अधिकार नहीं था। इसी कारण से ना इस अधिनियम को बोला गया न वकील, न दलील, न अपील। इसको भारतीयों द्वारा काला कानून भी बोला गया। मतलब देखो क्या है, न वकील, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको वकील करने का भी अधिकार नहीं होता। सबसे पहले तो उसको भी बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि तुम पे जो है ब्रिटिश सरकार को शक है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना वारंट के। उसको बताया नहीं जाएगा, कारण नहीं बताया जाएगा, किसने रिपोर्ट लिखा है वो कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि भाई सरकार गिरफ्तार करवा रही है ना। अब वो जो है वकील नहीं कर सकता, अब वकील नहीं होगा तो दलील कहां से होगा, और वो किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकता है। जबकि आज के समय में, यहां तक कि उस समय में भी, इस अधिनियम के पहले जब ये एक्ट नहीं आया था, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जरूरी होता था, और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था तो वो जो है अपने वकील रख सकता था, किसी भी न्यायालय में अपील कर सकता था। लेकिन इस एक्ट को पारित करके ये सारे अधिकार जो है छीन लिए गए। जैसे ही यह एक्ट पारित हुआ, यह अधिनियम पारित हुआ, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मदन मोहन मालवीय हैं, ये लोग जो है उस समय केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे। तो वहां से इन्होंने
त्याग पत्र दे दिया इस अधिनियम के विरुद्ध। इसके अलावा इस अधिनियम का विरोध पूरे देश में हुआ, विशेष करके पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि पंजाब उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों का, राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था और जो अंग्रेज हैं उन सब चीजों को कुचलना चाहते थे, इसलिए इस तरह का अधिनियम उन्होंने पारित किया था। अब यहां पर जो महात्मा गांधी भी आ गए थे इस समय तक, तो महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं इसके विरोध में, और गांधी जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1919 देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद, याद रखना है, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद, ये वहां पर एक्टिव थे स्वामी श्रद्धानंद, और इन्होंने ना दिल्ली के जामा मस्जिद से भाषण दिया था, क्योंकि उस समय जो खिलाफत का मामला भी चल रहा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत ज्यादा उस समय महत्व दिया जा रहा था। तो जो स्वामी श्रद्धानंद हैं, जो कि एक हिंदू थे, ये जो हैं हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जामा मस्जिद से भाषण देते हैं और वहां से जो है इस रौलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न स्थानों पर इसके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है, विशेष करके पंजाब में। और इसी घटना के बाद ना पंजाब में कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल इनको, तो फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की जाती है अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक स्थान में, और जहां जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में निहत्थे लोग मारे जाते हैं। मैंने जालियांवाला बाग के ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो ये था भाई आपका रौलट एक्ट। तो यहां से आपको जो है कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहला तो भाई सर सिडनी रौलट याद रखेंगे, फरवरी 1919 को ये जो है पारित हुआ, और 18 मार्च 1919 को ये जो है कानून बना। 1918 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, इसका हिंदी में नाम और अंग्रेजी में नाम, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 6 अप्रैल 1919 देशव्यापी हड़ताल, ये भी काफी बार पूछा गया है कि रौलट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने कब देशव्यापी हड़ताल किया था। उसके बाद ये जो स्वामी श्रद्धानंद, इनका नाम भी पूछा जाता है, और जिन्ना और मालवीय, इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है। तो वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।